दोस्तों, इंसानी दिमाग और दिमागी फितूर चाहे जो ना करवाते, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जाए। यूपी के इटावा शहर, जो मैनपुरी शहर, जो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के परिवार के नाम से जाना जाता है, उसी मैनपुरी के पास इटावा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पे एक नवयुवक अराउंड 25 से 30 साल की उम्र की एक डेड बॉडी पाई जाती है। उस डेड बॉडी को पुलिस को जब खबर मिलती है, वो लेके आती है पुलिस स्टेशन। उसके बाद शिनाख्त करने के बाद उसको वो पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजती है। पोस्टमार्टम करने के बाद वो बॉडी जो है मॉर्चरी में, मुर्दा खाने में रखा जाता है। और ठीक 2 दिन बाद उस बॉडी को लेने के लिए उसके परिवार के करीब 6 लोग आते हैं। उस 6 लोग में एक महिला होती है और 5 पुरुष होते हैं। और ये 6 लोग उसकी बॉडी क्लेम करते हैं, कहते हैं कि वही उसके परिवारजन है, और उस बॉडी को लेके वो चले जाते हैं। और जाने के बाद उसकी वो अंतिम संस्कार कर देते हैं। कहानी यही खत्म नहीं होती है। फिर 2 दिन बाद एक दूसरा अनजान 5 लोग आते हैं, और वो आके उसी पुलिस स्टेशन में उसी बॉडी को क्लेम करते हैं और कहते हैं कि ये दरअसल ये उनके फैमिली मेंबर के ही ये वो बच्चा है जिसके साथ ये हादसा हुआ है। अब उस बॉडी के लिए वो पुलिस से क्लेम कर रहे हैं, अपना सारा जो प्रूफ दिखाते हैं। पुलिस को पता चलता है कि वाकई में ये जो दूसरे परिवार जो आई है, ये वाकई में ये असली फैमिली है। तो है ना दिमागी फितूर। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनो कहानी जी। दोस्तों, आज की जो कहानी है ना, ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक ऐसी वकालत दिमाग वाली, शातिर दिमाग की कहानी है जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता है। और ये एक वकालत दिमाग वाला ही इंसान सोच सकता है। तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 2 जनवरी सन 2024 को, जब यूपी के इटावा शहर, जो मैनपुरी के पास जैसे मैंने बताया वहां पे है, उसी इटावा शहर के रेलवे स्टेशन के पास में ही रेलवे ट्रैक पे एक 25 से 30 साल के बीच का एक युवक की लाश पड़ी हुई थी। जब सुबह सुबह पुलिस को इस लाश के बारे में पता चला, तो ये पता नहीं चल पाया कि वो सुसाइड था या एक्सीडेंट केस था। पुलिस को जब पता चला, पुलिस उस लाश को लेके शिनाख्त करके उसको हॉस्पिटल भेज दी। हॉस्पिटल जाने के बाद उस लाश का पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद उसके परिजन का इंतजार करते हुए उसकी बॉडी जो है पुलिस वालों ने मुर्दा घर में रखवा दिया, मॉर्चरी में रखवा दिया, ताकि उसके जो परिजन आएंगे 2-3 दिन में आके क्लेम करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं क्लेम करते हैं तो पुलिस को ही फिर जो है अंतिम संस्कार वगैरह का काम क्रिया ये सब करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, पुलिस के लिए एक हेडेक की बात हो जाती है। लेकिन 2 जनवरी के जब ये घटना होता है, पुलिस इंतजार करती है, और ठीक 2 दिन बाद करीब 4 जनवरी को 6 लोग आते हैं उसी पुलिस स्टेशन में, और जिसमें से 5 पुरुष होते हैं और एक महिला होती है। और ये क्लेम करते हैं कि जो महिला होती है, उसी जो डेड बॉडी था उसकी वो बीवी होती है, और 5 जो होते हैं लोग, जो पुरुष होते हैं, वो उसी डेड बॉडी के उसके घर वाले होते हैं, परिजन होते हैं। जिसमें से उसके एक पिता क्लेम करते हैं, एक बंदा कि उसका एक पिता है, और फिर दूसरा क्लेम करते हैं कि उसका भाई है, फिर एक क्लेम करता है कि उसका चचेरा भाई है। और ऐसे करके जो 5 हैं वो क्लेम करते हुए आते हैं, और अपना आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट और जो भी है सारा एड्रेस पता सब कुछ पुलिस को दिखाते हैं। पुलिस देखती है, आधार कार्ड, अपना नंबर, एड्रेस पता सबको मिलाती है, देखती है ये करके। और जब परिजन से पूछती है कि उस डेड बॉडी का उसका नाम क्या है, तो बोलते हैं कि इसका नाम है आलोक कुमार, और उसका आधार कार्ड भी ये लोग पेश करते हैं। जो ये 6 लोग आए हुए थे, कि उसका आधार कार्ड भी ये पेश करते हैं कि उसका नाम था आलोक कुमार, जिसकी उम्र होती है करीब 27 वर्ष। अब वो वहीं के पास के गांव का रहने वाला होता है, जिसका एड्रेस जो है उस आधार कार्ड में दिया हुआ होता है। अब पुलिस जाहिर सी बात है जो सोचती है कि ऐसे जो लावारिस लाशें होती हैं, जो एकदम जिसकी शक्ल पहचान में नहीं आ रही थी, क्योंकि शक्ल भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था उस एक्सीडेंट में, तो जाहिर सी बात है पुलिस को लगता है कि अब इसकी हम शनाख्त कैसे करेंगे। तो परिजन आए, वो क्लेम कर रहे हैं, आधार कार्ड भी दिखा रहे हैं, और आधार कार्ड में उसका फोटो छपा हुआ था। तो उन्होंने एड्रेस देखा, फोटो देखा, मोबाइल नंबर देखा, और सारे लोग यहाँ पे देखे, तो सोचा कि चलो भाई, कोई क्लेम करने आया है, डेड बॉडी है जिसकी चेहरा शक्ल कुछ नहीं भी दिख रहा है, बिल्कुल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, कपड़े भी तार तार हो चुके हैं, खून से लथपथ हो चुके हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि पुलिस जो है अमूमन ये सोचती है कि उसके परिजन को बॉडी दे दिया जाए, और इस झंझट से, इस कहते हैं कि उनके लिए एक आफत होती है कि कौन अंतिम संस्कार करे, क्रिया खर्चा करे, ये सब करे, तामझाम करे, कल को कोई लाइबिलिटी ना हो जाए, कोई लीगलिटीज में ना फंस जाए। तो परिजन आए, क्लेम करे, उसको ये बॉडी उन्होंने दे दिया, वो आधार कार्ड वगैरह सारा डॉक्यूमेंट लेके दे दिया। परिजन ने उस बॉडी को लिया, वो लेके चले गए, और जाते ही उन्होंने अगले दिन उसको अंतिम संस्कार कर दिया। मामला वहां खत्म। पुलिस ने भी सोचा कि चलिए, जो लावारिस लाश थी उसको जो परिवारजनों को उन्होंने उसको समर्पित कर दिया, वो लेके गए,
काम खत्म। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। 2 दिन बाद, मतलब कि 6 जनवरी को 4 लोग और आते हैं, उसी पुलिस स्टेशन में आते हैं और क्लेम करते हैं कि वो जो लाश थी जो 2 जनवरी को इटावा रेलवे ट्रैक पे मिली थी, वो लाश दरअसल उन्हीं के घर का, परिवार का मेंबर का था, और उसका नाम है सत्यवीर सिंह। अब पुलिस कहती है कि वो लाश सत्यवीर सिंह की कैसी है, वो तो थी आलोक कुमार की। पुलिस ने बोला कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। तो उन्होंने, परिजन ने सारा डॉक्यूमेंट निकाल दिया, सत्यवीर सिंह का डॉक्यूमेंट निकाला, आधार कार्ड निकाला और बहुत कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने निकाल के उसको दे दिया। देने के बाद उन्होंने बोला कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप हम सबसे, हमारे से आप एड्रेस पर आधार कार्ड देख लीजिए, हमारे सब फोन पता सब मिला लीजिए, और इस पर भी अगर विश्वास नहीं है तो आप हमारे साथ हमारे गाँव चलिए और इस लड़के की पहचान और इस जो कपड़ा पहना हुआ है इसमें और भी जो फोटोग्राफ्स हैं आप सब मिला लीजिए, हमारे गांव चलिए, हमारे गांव का मुखिया से मिलिए, पंचायती जो टीम है उनसे मिलिए, सबसे आपको बात करने का पता चलेगा कि ये जो लड़का है बेसिकली हमारा ही गांव का और हमारा ही परिवार का बेटा है। अब पुलिस ने यह बात सुनी तो वाकई में उनको विश्वास हुआ कि दरअसल जब इतनी जान पहचान ये दे रहे हैं तो उनको माथा ठनका। अब पुलिस को जब माथा ठनका तो पुलिस सोची कि अब हम क्या करें, क्योंकि जैसा मैंने कहा था शुरुआत में कि ये बिल्कुल ही एक दिमागी फितूर की एक कहानी है। अब ये किसने किया, कैसे किया, क्यों किया? क्योंकि एक लाश को क्लेम करना ये एक अगवा वाली बात होगी कि एक लाश को किडनैप करना, उसको लेके जाना, उसका अंतिम संस्कार कर देना। तो बेसिकली अब ये कौन सा केस बनता है, कौन सी दफा बनती है, कौन सा जुर्म होता है, ये पुलिस को भी समझ में नहीं आई। लेकिन पुलिस का सबसे पहला जो काम था वो था कि ये जिस बंदे जो आए थे पहली बार, जो उनके बारे में पता करना, और ये जो दूसरे आए हैं इनकी पता तो उनको चली गया क्योंकि उन्होंने सारा एड्रेस प्रूफ, सारा कुछ था, डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ उसको उन्होंने दिखा दिया और पुलिस को सामने उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि दरअसल वही उस लाश के असली परिजन है। अब पुलिस के पास बस अब एक ही ऑप्शन रह गया था, वो ऑप्शन था अपनी कह सकते कि एम्बेरसमेंट, अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए ये पता करना कि दरअसल वो जो 6 लोग आए थे, जो 4 तारीख को आए थे, जिसमें एक लेडी जी थी जो उसने क्लेम किया था कि वो उसकी बीवी है, वो कौन थे और उनका असली मकसद क्या था इस लाश को लेके जाना और उसका अंतिम संस्कार करना। बस पुलिस के पास और कोई काम नहीं है, फिर पुलिस लग जाती है, अब आपस की टीम गठन करती है और लग जाती है कि भाई कैसे पता करें कि वो लोग कौन थे। आसपास इधर उधर पूछताछ करते हैं, कहीं से कुछ नहीं पता चल पाता है। फाइनली पुलिस थक हार के उस मॉर्चुरी में जाती है, वहां पे जिसने इस बॉडी को दिया हुआ था उससे पूछताछ करते हैं कि तुम्हारी कोई जान पहचान उस टीम में थी जो आए थे 6 लोग। वो भी कहते हैं कि नहीं भैया, हमें पुलिस से ऑप्शन मिला था और इन्फॉर्मेशन मिला था, हमें जो कहा गया था हमने उस नियम का पालन किया और हमने वो बॉडी हैंड ओवर कर दिया, वो सब कर करा। अब पुलिस का दिमाग ठनकता है कि भाई अब कैसे किया जाए, इतनी बड़ी घटना घट गई है और पुलिस के लिए तो बहुत शर्मिंदगी हो जाएगी क्योंकि ऊपर से भी फोन आ जाएंगे अगर ये लोग आके ऊपर चले गए तो एक मतलब उनकी कह सकते हैं कि अब नाक कटाने वाली इज्जत का सवाल था पुलिस का। अब पुलिस ने जैसे तैसे करके अपना टीम गठन किया और टीम गठित करने के बाद पुलिस ने क्या किया कि उनके पास एक ही ऑप्शन था। उन्होंने आसपास के जितने भी एरियाज थे, उस पुलिस स्टेशन से लेके उस मुर्दा घर से लेके उस आसपास के जितने भी में थे, वहां के जितने भी सीसीटीवी कैमरे जिस चौराहे पे जहां भी लगे होते, अब उन्होंने उसको खंगालना चालू कर दिया। अब वो हर सीसीटीवी को मॉनिटर करके उसके फुटेजेस चेक करना चालू कर दिया। जैसे ही चालू करते गए, करीब उनको इस ये सब सारा काम करते करते 4-5 दिन गुजर गए। अब इस 4-5 दिन के दौरान जो उनके असली परिजन थे उनका दबाव भी आ रहा था। अब पुलिस रोज पुलिस स्टेशन आ रहे थे, पूछ रहे थे, अब इसमें पुलिस जवाब तो क्या दे। पुलिस दरअसल कुछ नहीं कह पा रही थी और अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए उसे हाथ जोड़ के बोल रही थी कि आप हमें समय दीजिए, हम अपना बखूबी काम कर रहे हैं। इस बीच थोड़ी बहुत तनातनी होती है, वो थोड़ा उनको भी कहते हैं कि आपने इतना बहुत गलत काम कर दिया, हमारे जो बेटा था उसको आप कैसे किसी और को दे सकते हैं, हम ऊपर जाएंगे, केस करेंगे आप पे। तो ये तमाम चीजें जो चल रही थी, कानूनी जो आप कह सकते हैं कि बहसबाजी वार्तालाप जो चल रही थी, तो ये फैमिली और पुलिस के बीच में चल रहा था। लेकिन पुलिस इस बीच अपना काम कर रही थी, वो सीसीटीवी सारा खंगाल रही थी। करते कराते कुछ दिन गुजर गए, जब सब कुछ खंगाल रहे तो अचानक उस मुर्दा घर के सामने एक चौराहे पे एक सीसीटीवी कैमरे का एक फुटेज निकलता है। और जिस दिन ये बॉडी लेके गई थी उस दिन बारिश हो रही थी बहुत तेज। अब वहां से जो फुटेज निकलता है उसमें 5 लोगों का मुर्दे घर से ठीक बाहर वो सीसीटीवी कैमरा एक लगा हुआ होता है चौराहे पे, जहां से ये 5 लोगों की 6 लोगों की जो ये टीम थी ये से निकलती है, जिसमें एक महिला भी होती है। जब वहां से निकलते हैं तो उसमें क्या होता है कि बारिश की वजह से किसी की भी शक्ल पहचान में नहीं आती है, लेकिन उसमें से एक इंसान होता है, एक आदमी होता है जिसकी शक्ल उस सीसीटीवी कैमरे में पहचान आ जाती है। थोड़ा हाव भाव, बाल वाल और मुंह छूछ के गार्ड गटन से थोड़ा शारीरिक होल डोल देख के भी उसकी पहचान
हो जाती है। अब उसकी पहचान होती है, वो उसको जूम आउट करते हैं और उसको वो मुर्दा घर वाले बंदे को दिखाते हैं, तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे तो इनका नहीं पता है कि ये कौन है। अब उसको करके वो फुटेज को लेके आती है, आसपास के लोगों से भी पूछते, नहीं पता है, फिर पुलिस स्टेशन में आती है, अपनी टीम को दिखाते हैं। तो ठीक उसी पुलिस स्टेशन में एक बुजुर्ग हवलदार होते हैं, जो उसी फुटेज को देख के वो बोलते हैं कि हाँ, इनको तो मैं पहचानता हूँ, ये तो वकील साहब हैं, जो हमारे कॉलोनी से थोड़ा आगे को रहते हैं, उन्हीं पे इनका घर है, और ये वकील है और इनका नाम है हिम्मत सिंह, और मैं इनको बखूबी जानता हूँ काफी टाइम से। तब पुलिस को तो क्लू मिल गई। अब उनको लगा कि अब हम जो है सही दिशा में हमारी छानबीन चल रही है। अब उस जो बुजुर्ग जो हवलदार थे, उनको लेके पुलिस जाती है, उनके घर पे उनका पता चलती है, तो पता चलता है कि जो हिम्मत सिंह वकील थे, वो उस शहर में नहीं थे, वो बाहर गए हुए थे। तो अब पुलिस उनका इंतजार कर रही है। अब इस इंतजार के दौरान वो और लोगों से पूछताछ कर रही है, तामझाम कर रहे थे, लेकिन कहीं नहीं पता चलता। लेकिन पुलिस को इतना पता चल गया कि जो हिम्मत सिंह थे, वो एक दबंग टाइप के, बहुत ही आप कह सकते हैं कि थोड़े से हाव भाव से ही बड़े शारीरिक रूप से वो थे, एक पहलवान टाइप में थे वकील। तो वो बड़े ही दबंगाई से आसपास का उनका जो माहौल जमाया होता, उससे लोग उनके बारे बोलने में बच रहे थे। तो ये सब पुलिस को समझ में आ गया कि उनका व्यक्तित्व क्या है, और जानते हैं कि चूंकि एक वकील है, तो जरूरी जाहिर सी बात है कि वो कानूनी वार्तालाप, कानूनी बहसबाजी, ये सब करने में तो वो माहिर है। तो पुलिस जो है एक मेंटली प्रिपरेशन थी कि कहीं ना कहीं उनको ये सब सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो है इस बार जो पाला पड़ा है वो एक वकील से पड़ा है, जिसपे उनको शक है, उनको डाउट है। जब तक ले वो बाहर गए हुए थे शहर से, तब तक ले पुलिस ने अपना दूसरा काम किया कि ये वकील साहब के सारे कॉल डिटेल जो है उन्होंने खंगालना चालू कर दिया सीडीआर से। अब वो सारे कॉल डिटेल निकालना चालू किया, तो उनके जो कॉल डिटेल थे आखिरी के एक हफ्ते के, ये सब निकालना चालू किया, तो उसके भी सारे डिटेल वो लेके आ गए। अब इस दरमियान जब वो डिटेल पहुंचती है, तो 2 दिन बाद पुलिस वापस पहुंचती है वकील साहब के घर पे। तो वकील साहब जो कि शहर से बाहर गए हुए थे, 2 दिन बाद वो वापस इटावा लौटते हैं। इटावा लौटते ही जैसे पुलिस को पता चलता है कि वकील साहब शहर में आ गए हैं, पुलिस उनके यहाँ पहुंचती है। उनके यहाँ पहुंचने के बाद पुलिस उनसे पूछती है कि हाँ जी, आप के जो है पिछले एक हफ्ते से आप कहाँ थे, आपकी पूरी रूटीन क्या थी, आप कहाँ गए थे। तो बोलते हैं मैं शहर से बाहर गया था अभी 2 दिन पहले। तो बोलते शहर से बाहर गए थे, तो आप क्या करने गए थे। तो कोई वकील साहब जो अपने इधर उधर की चीजें, काम के बारे में बता दिया। तब उन्होंने पूछा कि आप 2 तारीख को कहाँ थे, 2 तारीख के बाद फिर आप ये 4-5 दिन जो आपका गुजरा, इसमें क्या क्या चीजें हुई, किससे आप मिले नहीं मिले। अब ये सुनते ही वकील साहब को जो है थोड़ा सा दिमाग चिड़चिड़ा गया। वो बोले कि भैया एक बात बताइए, मैं वकील हूँ, मैं एक कानूनी सलाहकार, एक वकील हूँ, आप मुझसे इतने सारे सवाल क्यों कर रहे हैं, आप मुझे किस चीज के शक के बिना पे ये सारा कुछ पूछ रहे हैं। और पुलिस ने कहा कि देखिए, आपको बताना पड़ेगा जो जो हम आपसे सवाल कर रहे हैं। लेकिन वकील साहब को कहीं ना कहीं दिमाग में घुस गया। वो बोले कि नहीं नहीं, आप मुझे बताइए, इससे पहले मैं आपको कुछ नहीं आगे, क्या आपके पास कोई नोटिस है, क्या आपके पास कोई परमिशन है कोर्ट का, या किसी भी सरकारी कोई डॉक्यूमेंट, दस्तावेज कुछ भी है आपके पास, कि आप हम पे ये क्लेम करने के लिए सारे सवाल करने के आए हुए। अब चूंकि वो वकील थे, और ऊपर से वो थोड़ा कह सकते कि थोड़ा सा व्यक्तित्व दबंगई वाला था, तो जाहिर सी बात है उसी हिसाब से पुलिस से बात कर रहे थे। तो पुलिस ने कहा ठीक है, हम आएंगे आपके पास 1-2 दिन में, और आपके पास हम फिर आएंगे सारी चीजें लेके। अब वो फुटेजेस लेके पुलिस जाती है। पुलिस जाकर उनके हायर अथॉरिटी से बात करती है, तो वहाँ के जो कमिश्नर होते हैं, उनके शक के बिना पे सारी जो चीजें होती हैं वो बताती हैं। कमिश्नर फिर अपने यहाँ से एक नोटिस जारी करते हैं, और फिर बोलते हैं वकील साहब के यहाँ कि आप जाओ, और वकील साहब को बोलते हैं कि आप प्लीज पुलिस की इंक्वायरी को आप कोऑपरेट करेंगे। अब ये नोटिस देखते ही उनको वकील साहब को लगता है कि हाँ, अब तो भाई कहीं हम बच के जा नहीं पाएंगे, अब तो पुलिस को कोऑपरेट करना पड़ेगा, जो भी है सवाल के जवाब हमें देने ही पड़ेंगे। पुलिस अपनी इंक्वायरी वकील साहब से पूछना चालू करती है, तो वकील साहब बोलते हैं कि हाँ जी, ये सीसीटीवी फुटेजेस में आप ही हैं। फिर वो कॉल डिटेल दिखाती है कि आपके साथ पिछले एक हफ्ते से आप करीब 5-6 लोगों के बीच में आप बातचीत, आप लोगों का कंटिन्यू चल रहा था। तो आप क्या कर रहे थे, आप मुर्दा घर में क्यों गए थे, वो डेड बॉडी आपने, अनजान लवारिश डेड बॉडी लेकर उसका अंतिम संस्कार आपने क्यों किया, और वो जो 5 लोग थे दरअसल वो कौन थे, जिसमें एक महिला थी। तो प्लीज ये सारा चीज जो है, ये अभी हमारे सामने आप बताइए, क्योंकि एक लावारिस लाश की बात है, जिसके लाश को एक उसके जो एक्चुअल जो ओरिजिनल जो परिवार वाले थे उनको नहीं मिला है। तो बेसिकली एक केस बनता है। अब इस पे क्या केस बनता था वो किसी को नहीं पता था, क्योंकि वकील साहब भी जानते थे, वो भी एक वकील वाले अपने वकालत से ही जुड़े थे, तो उनको भी पता था कि इस पे क्या केस बनेगी और इस पे क्या सजा होगी। अब क्या केस बनाएंगे, एक लाश की चोरी, एक लाश की किडनैपिंग, या आप कह सकते हैं कि मर्डर तो कर नहीं सकते, ऑलरेडी मृत थी, तो अंतिम संस्कार कर दिया। तो इस पे क्या केस बनता है और क्या सजा होगी, ये सबको मालूम था, कि इस पे कुछ समझ में किसी को भी नहीं आ रहा था कि दरअसल इस पे क्या होगी, और होगी भी तो बहुत ज्यादा नहीं होगी।
तो ये सारा कुछ मामला चला। तो बात विचार होते हुए जब उनके ऊपर से प्रेशर आया तो वकील साहब को जो है पुलिस स्टेशन लेके गया। पुलिस स्टेशन में वकील साहब को बिठाया गया और उनसे जब पुलिस की टीम पूछी गई, क्राइम ब्रांच की टीम आ गई, जब उनसे सारा कुछ इंक्वायरी पूछने गया, ये किया, प्रेशराइज किया गया, तब वकील साहब वहां पे टूट गए। और वहां से वकील साहब जो कहानी शुरू करते हैं, दरअसल जो असली कहानी थी वो ये है। वकील साहब दरअसल ये सारा घटना जो है उन्होंने सब कुछ किया, वो दरअसल किया उन्होंने इश्क में। अब सोचिए कहां से एक वकील, एक कानूनी इंसान इश्क में पढ़कर वो कैसा काम करने पे मजबूर होता है। वकील साहब बताता है कि दरअसल उनको जो है वो शादीशुदा है और उनकी बीवी है। और दरअसल क्या है कि उनको करीब 4-5 साल पहले एक महिला से प्रेम हो गई थी, जिसका नाम होता है शालिनी। अब शालिनी से वकील साहब को प्रेम हो जाता है, लेकिन चूंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा होते हैं तो जानते हैं कि उससे वो शादी कर नहीं पाएंगे। लेकिन कैसे भी करके वो जो होता है उनका जो रिलेशन चलता है, छुपते छुपाते 6 महीना साल भर निकलता है। अब निकलते निकलते क्या है कि जब उनकी बीवी को पता चलता है, तो बीवी जो थी वकील साहब की, वो भी कुछ कम नहीं थी। वो भी एक अच्छे खासे परिवार से आती थी, तो उनका थोड़ा सा वकील साहब पे भी होड़ था। तो कहाँ से बेचारे वकील साहब अपनी जो सेकंड इश्क की इजहार करते, बीवी उनका सारा इश्क जो है झाड़ देती थी। तो वो जानते थे कि उनका जो ये इश्क छोड़िए, शादी छोड़िए, इश्क की भी बात वो बीवी के सामने किसी पराई स्त्री के बारे में बात कर नहीं सकते थे। तो कई बार उन्होंने जिक्र किया तो बीवी की आंखें एकदम वो देख के हो जाती, तो वो चुप हो जाते थे। तो वो शादी की दूर की बात है। अब मनी मन वकील साहब जो है, चूंकि इनका प्रेम जो है 1-2 साल हो चुका था, वो शादी करना चाहते थे। एक बार वो इस लड़की को लेकर उस शहर से बाहर भाग भी गए, जिसपे उनके फैमिली वाले जो माता पिता थे उन्होंने वकील साहब पे ही केस डाल दिया। केस डालने के बाद वकील साहब पे केस डाला, हालांकि वो लड़की बालिग थी। पुलिस ने जब उनको पकड़ा तो लड़की ने खुद कहा कि ना, हम दोनों साथ गए थे, किसी काम से बाहर गए थे और कुछ ऐसी वैसी बात नहीं है। तो वकील साहब को कुछ दिन हवालात में रखने के बाद छोड़ दिया गया। जो उनकी बीवी को पता चला था, तो बीवी को उन्होंने घुमा उमा के बोल दिया कि ऐसे नहीं, उनको कोई उनका क्लाइंट था जो ऐसे ही झूठ मूठ के उनको पर केस लगा दिया था। तो अमूमन जो होता है वकालत में ऐसे होता है कि वकील भी किसी पे दूसरे केस डाल देते हैं ऐसे ही कभी कभार। और कभी कभार दूसरे जो लोग होते हैं, चूंकि वकील ऐसा कुछ उनके साथ सही मामला नहीं रहता है, तो सामने वाला क्लाइंट जो होता है वो भी उन पे झूठा केस आरोप डाल देते हैं कि चलो भाई वकील को थोड़ी सबक सिखाई जाए। तो सबक सिखाने वाली जो ये होती है, कभी कभी दोनों तरफ से होती रहती है। तो अपनी बीवी को ये समझा देते हैं कि भैया वो कुछ नहीं था, दरअसल वो सामने वाले क्लाइंट ने उन पे ये इल्जाम लगाया था और ऐसा कुछ नहीं था, और वो झूठ मूठ के 2-3 दिन जो थे वो हवालात में थे। तो ऐसा करके मामला हो जाता। अब क्या है कि जो शहर में कुछ लोगों को ये बात पता चल देती है, वकील साहब को जो है बड़ी ही एकदम शर्मिंदगी झेलनी पड़ जाती है, क्योंकि वकील साहब जो दबंगई फील करते थे वो हवालात में चले गए, वो भी एक महिला के चक्कर में, वो भी एक दूसरी महिला जो ऑलरेडी शादीशुदा होते हैं लेकिन दूसरे इश्क के चक्कर में। इससे जो है उनकी बड़ी बदनामी होती है और बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। तो बाहर की तो अलग थी, घर पे आते हैं तो उनको बीवी जो है उनका तिरस्कार अलग, गुस्सा अलग। तो बहुत कुछ देख के जो वकील साहब जो जहां दबंगई से चलते थे, वहां क्या है कि अब थोड़ा फ्रस्ट्रेट होने लगे, थोड़ा गुस्सैल होने लगे, किसी से भी ढंग की बात नहीं करना। और मनी मन करते करते जब 1-1.5 साल गुजरने लगा, तो कहीं ना कहीं इनको लगा कि शालिनी जो है, अब वो भी जो कि उनसे उम्र में करीब 10 साल छोटी थी, उनको लगा था कि कहीं ना कहीं शालिनी जो है उसकी भी कहीं शादी उसकी माता पिता तय न कर दे, क्योंकि वो बता रही थी कि उसके माता पिता जो है उसके लिए लड़के देख रहे हैं। ऐसे विचार में क्या होता है कि फ्रस्ट्रेशन इनका चालू होता है, 1.5 साल के करीब गुजर जाता है। आप सोचते हैं कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तब जो है यहाँ पे जो है वो एक प्लान रचते हैं, एक प्लानिंग करते हैं। अब ये प्लानिंग जो है दिसंबर से चलती है 2023 की, करीब 1-1.5 महीने पहले से। प्लानिंग के तहत क्या होता है कि वकील साहब जो है 5 लोगों को इकट्ठा करते हैं, जिसमें से 4 लड़के होते हैं और एक लड़की होती है। लड़की जो होती है वो इनकी गर्लफ्रेंड शालिनी होती है। और 4 लड़के जो होते हैं, बेसिकली वो चारों लड़के जो होते हैं मुसलमान होते हैं। अब ये चारों लड़के जो होते हैं मुस्लिम होते हैं, इनको वकील साहब बुलाकर इनके फेक आधार कार्ड बनाते हैं, इनका नाम चेंज कर देते हैं, चारों का हिंदू नाम होता है, गांव का आसपास का पता दे देते हैं, एक मोबाइल नंबर डाल देते हैं जो झूठी होती है, और उसके बाद वो जो लड़की होती है उसका भी नाम वही रहता है जो नाम है, और उसका आता पता एड्रेस सब वही रहता है। अब क्या है कि वकील साहब ये सारा करने के बाद करीब उन सबको वकील साहब तैयार करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, प्लानिंग करते हैं, और उनको पैसे पे लेके आते हैं। बेसिकली उनको पैसा मिलता है ये काम करने के लिए। तो लोग तैयार हो गए, डॉक्यूमेंट तैयार हो गई, सब कुछ प्लानिंग हो चुकी है, बस इंतजार था जिस चीज के लिए प्लानिंग हुई है। तो इंतजार था कि उनको एक डेड बॉडी ढूंढनी है कहीं से।
अब कहाँ से डेड बॉडी मिले, ये तो आसान काम नहीं है। आप तो मुर्दे घर में जाके बॉडी ले नहीं सकते, और या किसी के घर पे तो जाके आप मांग नहीं सकते कि आप हमें डेड बॉडी दे दो। और लावारिश लाशें बहुत कम मिलती हैं, या कोई ऐसा लाश होगी जो किसी गरीब की झोपड़पट्टी पे रोड किनारे मिल जाए तो वो पुलिस वाले म्यूनसिपलिटी वाले लेके चले जाते हैं। तो बड़ा आसान नहीं था। तो बेसिकली प्लानिंग 1-1.5 महीने पहले से चल रही थी, लेकिन इंतजार था सही एग्जीक्यूशन तक क्या था कि किस दिन हम इस प्लानिंग को सही अंजाम दें। तो इस प्लानिंग, उनकी जो तलाश थी वो बेसिकली तलाश थी एक डेड बॉडी की। तो इनकी जो ये प्लानिंग जो साबित कारगर साबित हो जाती है, जो अंजाम हो जाती है, उसको हो जाती है करीब 1.5 महीने बाद, इस साल के 2 जनवरी को, जब ये बॉडी मिलती है इटावा के रेलवे ट्रैक पे। अब जो बॉडी मिल जाती है उसको वो लेके जाके अंतिम संस्कार तो कर देते हैं। तो पुलिस कहती है कि आपको ये बॉडी का इंतजार क्यों था, और ये आप ले जाके अंतिम संस्कार आपने कर दिया, इससे आपका आगे का मामला क्या था, बेसिकली आपकी जो प्लानिंग थी वो क्या थी। तो कहते हैं ना कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। तो बस वकील साहब उसी राह पे चल रहे थे, उसी आप कह सकते कहावत पे चल रहे थे। अब यहां से वकील का साहब ने असली कहानी बतानी शुरू की। तो प्लानिंग बताते हैं कि जो उनका इस प्यार में तिरस्कार हुआ था, वो उसका बदला लेना चाहते हैं, और वो बदला एक लोग से नहीं लेना चाहते, वो 2 लोगों से लेना चाहते हैं। 2 लोग मतलब एक तो उनकी बीवी, जो हर वक्त इस लड़की, इस प्रेम के लेके उनको तिरस्कार करती थी, उनकी बेइज्जती करती थी, लड़ाइयाँ करती थी, झगड़े करती थी, धमकियाँ देती थी, क्योंकि वो भी पुलिस वाले खानदान से ही बिलोंग करती थी। और दूसरी तरफ शालिनी के माता पिता, जिस लड़की से ये शादी करना चाहते थे, वो उन्होंने इन पे केस डलवा दिया, इनको अंदर भी करवा दिया हवालात में, और समाज में इनको बहुत बेइज्जती होगी। जो दबंगई वाला चरित्र लेके चल रहे थे वो बिल्कुल फुस हो गया था, लोग इनकी इज्जत नहीं दे रहे थे। तो इसलिए उन्होंने सोचा, और इससे शालिनी से शादी भी नहीं कराने के लिए दे रहे थे। जाहिर सी बात है, ऑलरेडी शादीशुदा है तो कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को शादी कराएगा नहीं। तो बस इसका एक ही रास्ता था कि एक ही तीर से 2 निशाने हो जाए। तो अतुल कुमार का बॉडी मिलता है। अतुल कुमार का बॉडी को लेके इन्होंने शालिनी का हस्बैंड की, शालिनी की शादी हो गई, और शालिनी जो है उसके साथ जीवन बिता रही है। ये अपनी बीवी को बता देंगे, और बीवी को बताने के बाद ये क्या करेंगे कि बीवी जो है शांत हो गई। दूसरी तरफ जो अतुल कुमार से शादी होती है, अतुल कुमार कुछ दिनों बाद मारा जाता है। जो डेड बॉडी इनको मिलेगा वो उसके बाद वो बताएंगे दुनिया को कि अतुल कुमार मारा जाता है, और अतुल कुमार को मारने में बेसिकली उसके माता पिता का हाथ है। और उसमें साजिश में कौन मिला हुआ है, उनकी पत्नी भी मिली हुई है। तो देखिए, अब वकील जो दिमाग होता है, आप कह सकते हैं ना कि वो किसी को भी फंसा सकता है, किसी को भी निकाल सकता है। झूठ सच बोलने में तो भाई उनको ट्रेनिंग ही मिलती है, और उसी को वो खाते हैं। तो उनको पूरा कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि जो ये केस, वो जो कहानी बना रहे थे, उसमें वो बाकायदा बखूबी जो है वो कर गुजरेंगे। तो उनको अतुल कुमार जो डेड बॉडी मिली थी उसको शालिनी का हस्बैंड बता के, उसको बाद में मृत होके वो बताएंगे कि उसके जो शालिनी के माता पिता है उन्होंने उसको मर्डर कर दिया, क्योंकि वो शालिनी को मारता पीटता था, और इस केस के लिए वो मर्डर कर दिया। और उसमें शालिनी से वो गवाह भी दिला देंगे, और बोल भी देंगे उसके माता पिता ने उसके हस्बैंड को मारा। तो माता पिता इधर अंदर, और उसमें ये बोलेंगे कि सपोर्ट किसने किया, सपोर्ट किया उनकी बीवी ने, क्योंकि बीवी को पता था कि इनका जो अफेयर चल रहा है इस लड़की से। तो बीवी ने सपोर्ट किया माता पिता को, और माता पिता ने उसके हस्बैंड को मार दिया किसी कारणवश, कोई भी एक बहाना देके। तो इससे क्या हो गया कि अतुल कुमार जो ऑलरेडी मरा हुआ बोलता तो बोलेगा नहीं, शालिनी जो है, जो ऑलरेडी इनके पक्ष में है, जो एक लड़की होती है इनके फेवर में है, और वो अपने माता पिता को जेल में अंदर करवाने के लिए अपनी एक प्रेम के चक्कर में, जो एक ऑलरेडी उससे 10 साल बड़ा एक इंसान होता है, जो ऑलरेडी शादीशुदा है, उसके प्रेम के चक्कर में अपने माता पिता को वो जेल भिजवाने के लिए ये सारी प्लानिंग में साथ दे रही थी वकील साहब को। और वकील साहब जो अपनी बीवी जो उनके साथ थी वो उसको भी जेल भिजवाने की तैयारी में थे। तो सारी जो प्लानिंग थी ये थी। लेकिन मामला जो है सारा जो गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गया जब ये दूसरी और असली परिवार वाले जब ये पहुंच गए, और पहुंच के उन्होंने जो दस्तावेज, जो सारे डॉक्यूमेंट थे, जो उन्होंने ये दिखा दिया। तो दोस्तों ये कहानी थी। अब इस पे पुलिस जो है, जाहिर सी बात है कि अब कहानी तो सारा खुल गई। अब इन सबको बुलाया जाता है, सब लोग आते हैं, 6 लोग, शालिनी आती है, उसके बयान दिए जाते हैं, 4 लोग और उनके बयान दिए जाते हैं, उनके ओरिजिनल आइडेंटिटी पूछी जाती है कि भैया कौन है। तो जाहिर सी बात है सारे के सारे जो होते हैं वो हिंदू नाम होता है, लेकिन उनके एक्चुअल में सारे मुसलमान होते हैं। और उसके बाद आसपास के गाँव से इकट्ठा किए हुए लोग होते हैं, पैसे पे आए हुए थे, वकील साहब ने उनको तैयार किया हुआ था। अब सारे जो आधार कार्ड की ये की जाती है, तो आधार कार्ड सारे नकली, सारे नंबर उसमें, फोन कार्ड सारे बंद, फोन किया सारे बंद, एड्रेस वो भी किसी का दिया हुआ था इधर उधर का। तो सब कुछ फेक, सब कुछ नकली, सब कुछ आप कह सकते हो, और सारे इंसान भी नकली, उनकी पहचान भी नकली, ओरिजिनल में भी और आधार कार्ड पे भी सारा कुछ नकली। लेकिन वकील साहब का जो ये प्लानिंग था, वो जो था वो असली प्लानिंग था।
लेकिन लास्ट में वो भी गलत ही साबित हुआ और वकील साहब जो है फाइनली वकील होते हुए भी फाइनली अपने ही जाल में फंस गए। जब उस लास्ट की जो ओरिजिनल जो लोग होते हैं, एक्चुअल जो उस फैमिली के जो होते हैं, आप पहुंच गए। अगर वो नहीं पहुंचते तो कहीं ना कहीं वकील साहब जो है अपने इस साजिश में आप कह सकते हैं वो सही साबित हो ही जाते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं कि कैसे कहते हैं कि मोहब्बत और जग में सब कुछ जायज है। शायद वकील साहब भी इसी में निकल गए और वो दुनिया को पाठ पढ़ाते पढ़ाते, सारे वकालत पढ़ाते पढ़ाते, कानून के नियम कानून बताते बताते कि ऐसा मत करो वैसा मत करो, वकील साहब खुद उसमें फंस गए। तो आप देख ही सकते हैं कि कहते हैं ना कि क्राइम जो है वो कभी नहीं छूटता है, और कहते हैं ना कि पाप जो है अपने बाप को भी नहीं छूटता है। तो वकील साहब शायद उसको नहीं समझ पाए। वकील साहब को जेल हो गई और जो 4-5 लोग थे उन सबको भी जेल हो गई, और जो इनकी प्रेम कहानी थी वो वहीं की वहीं अधूरी वहीं रह गई, और बाकी सबको पता चल गया कि दरअसल ये मामला क्या था। वो कहानी वहीं की वहीं खत्म हो गई और फिर जो है इन सब फिलहाल जेल में है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, और देखिएगा और बताइएगा ज़रूर कि आपको हमारे स्टोरी कैसा लगा। तब तक के लिए खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।